नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व आरजेडी नेता अनिल सहनी, जिन्हें 3 साल पहले सीबीआई अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया था और इसके बाद बिहार विधानसभा से अयोग्य कर दिया गया था, बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। उन्हें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की उपस्थिति में पार्टी में शामिल कराया गया। सहनी को 2012 में जाली हवाई टिकट जमा करने का दोषी पाया गया था, जब वे राज्यसभा सांसद थे। इसका मकसद बिना यात्रा किए LTC यानी लॉन्ग टर्म कैजुअल लीव रियायत का लाभ उठाना था। उनके भाजपा में शामिल होने को पार्टी द्वारा निषाद समुदाय तक पहुंचने का प्रयास माना जा रहा है। यह समुदाय अत्यंत पिछड़ा है और सहनी के ख्री जिले मुजफ्फरपुर में इसकी अच्छी उपस्थिति है। सहनी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में कुल्हानी से भाजपा के केदार गुप्ता को मात्र 900 वोटों से हराया था। बाद में उनकी अयोग्यता के बाद हुए उपचुनाव में गुप्ता विजयी हुए और मंत्री बने। इस तरह सहनी का भाजपा में शामिल होना राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन यानी MVA में एक और दरार दिख रही है। कांग्रेस ने MNS प्रमुख राज ठाकरे के साथ गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया है। मुंबई के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप ने कहा कि कांग्रेस ना तो राज ठाकरे के साथ गठबंधन करेगी और न ही उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव लड़ेगी, बल्कि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इस बयान पर शिवसेना UBT के नेता आनंद दुबे ने पलटवार किया और कहा कि गठबंधन का फैसला राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और उद्धव ठाकरे मिलकर करेंगे। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने भी कहा कि पार्टी संविधान और कानून का सम्मान न करने वालों के साथ नहीं खड़ी होगी। इस दौरान NCP ने MNS को गठबंधन में शामिल करने पर खुलापन दिखाया, लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि राज ठाकरे की एंट्री अवांछित है। यह दरार बीजेपी के लिए अवसर बन सकती है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन में तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान ने गजा में इसराइल के हालिया हमलों की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि ये हमले शर्म अल शेख में मुस्लिम और अरब देशों, अमेरिका, यूरोप और संयुक्त राष्ट्र की मौजूदगी में हुए शांति समझौते के खिलाफ है। मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे तुरंत और प्रभावी कदम उठाकर इन उल्लंघनों को रोके, युद्ध विराम का पालन सुनिश्चित करे और फिलिस्तीनी लोगों की सुरक्षा की गारंटी दे। इसराइल और हमास के बीच हाल ही में युद्ध विराम की घोषणा हुई थी। हालांकि बीते हफ्ते दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। पाकिस्तान ने स्पष्ट किया है कि संघर्ष को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़े कदम उठाना जरूरी है। कोलकाता से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 606961 को बुधवार को फ्यूल लीक होने की वजह से वाराणसी हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। विमान में 166 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि पायलट ने ईंधन रिसाव का पता चलते ही हवाई यातायात नियंत्रण को सूचित किया और तुरंत आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति मांगी। शाम 4:10 पर विमान सुरक्षित तरीके से रनवे पर उतरा और सभी लोग बिना चोट के बाहर निकाले गए। आगमन हॉल में यात्रियों को ले जाया गया। वाराणसी पुलिस और हवाई अड्डे के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और हवाई अड्डे पर सामान्य परिचालन फिर से शुरू हो गया है। आवश्यक निरीक्षण और मरम्मत के बाद विमान श्रीनगर के लिए अपनी यात्रा जारी रखेगा। कर्नाटक पुलिस की SIT ने अलंद विधानसभा सीट पर 2023 के चुनाव से पहले मतदाता सूची में अनियमितताओं की जांच में बड़ी जानकारी हासिल की है। जांच में पता चला कि डेटा सेंटर ऑपरेटरों ने फर्जी मतदाता को सूची से हटाने के हर आवेदन के लिए 80 रुपए लिए। दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच कुल 6018 नाम हटाने के आवेदन किए गए, जिससे 4.8 लाख रुपए का भुगतान हुआ, जबकि जमीनी जांच में पाया गया कि 6018 में से केवल 24 आवेदन नियम के अनुसार वैध थे। जांच में मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद अकरम मुख्य संचालक पाए गए, जबकि जुनैद, असलम और नदीम डेटा एंट्री ऑपरेटर थे। SIT ने इनके लैपटॉप और मोबाइल जब्त किए हैं और भुगतान की राशि का स्रोत पता लगाया जा रहा है। 75 मोबाइल नंबरों का उपयोग चुनाव आयोग के पोर्टल पर फर्जी आवेदन करने के लिए किया गया। भाजपा नेता सुभाष गुट्टेदार ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि कांग्रेस के PR पाटिल ने निजी फायदे के लिए आरोप लगाए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राजनीतिक इस्लाम भारत के लिए एक बड़ा खतरा है, जो देश की जनसंख्या का संतुलन बदलने की कोशिश कर रहा है। गोरखपुर में आरएसएस के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह और महाराणा प्रताप ने इसी खतरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इतिहास में इसे अनदेखा किया गया। योगी ने छंगुर बाबा के धर्मांतरण मामले का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे लोग देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने हलाल सर्टिफिकेशन पर भी निशाना साधते हुए दावा किया कि इसके नाम पर करीब 25,000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जो आतंकवाद और लव जिहाद में इस्तेमाल हो रहे हैं। योगी ने लोगों से अपील की कि खरीदारी से पहले उत्पादों पर हलाल चिन्ह जरूर जांचें। उन्होंने कहा कि आरएसएस समाज को ऐसे खतरों से बचाने के लिए काम कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आगामी राजनीति के इरादों पर संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उनका पूरा ध्यान बिहार पर है और आगामी 4 से 5 साल में वे राज्य की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। पासवान ने स्पष्ट किया कि इस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ रहा है और चुनाव के बाद विधायक उन्हें ही मुख्यमंत्री चुनेंगे। उन्होंने बताया कि वे बिहार लौटना चाहते थे और इस चुनाव में सक्रिय होना चाहते थे, लेकिन सीट बंटवारे में देरी के कारण उनका नामांकन संभव नहीं हो पाया। पासवान ने कहा कि बिहारियों के लिए राजनीति में आने का उनका उद्देश्य राज्य और लोगों की भलाई करना है और वे गर्व से कहते हैं कि वे बिहारी हैं। उनका कहना है कि आने वाले वर्षों में वे बिहार पर अधिक ध्यान देंगे और राज्य की सेवा करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के बेटे यतींद्र ने मंत्री सतीश जरकीहोली को अपने पिता के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया है। उन्होंने 21 अक्टूबर को बेलगावी में कहा कि जरकीहोली एक तर्कसंगत और प्रगतिशील नेता हैं और उन्हें कांग्रेस पार्टी के नेताओं और युवा कार्यकर्ताओं के लिए आदर्श माना जाना चाहिए। यतींद्र ने जोर देकर कहा कि उनके पिता 2028 तक पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने स्पष्ट किया कि उन्हें शीर्ष पद पर पदोन्नति की जल्दी नहीं है। कांग्रेस सांसद एलआर शिवराम गौड़ा ने कहा कि अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान का होगा और शिव कुमार अंततः मुख्यमंत्री बनेंगे। बता दें कि सतीश जरकीहोली वर्तमान में कर्नाटक में लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं और सिद्धरमैया खेमे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने बिहार में इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबले को गठबंधन की कलह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आरजेडी प्रमुख लालू यादव से मुलाकात के बाद गहलोत ने कहा कि सभी दल एनडीए के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और राहुल गांधी व तेजस्वी यादव जल्द ही संयुक्त प्रचार शुरू करेंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की गंभीरता की कमी दिख रही है और 14 नवंबर को एनडीए फिर से बिहार में सरकार बनाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने क्रिकेटर सरफराज खान को टीम से बाहर किए जाने पर विवादित बयान देकर नया बवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि क्या सरफराज खान का चयन उनके उपनाम की वजह से नहीं हुआ। हम जानते हैं कि गौतम गंभीर इस मामले में क्या सोचते हैं। शमा का इशारा भारतीय कोच और पूर्व बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की ओर था। उनकी इस टिप्पणी पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे क्रिकेट को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश बताया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस देश को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है, जबकि यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि खेलों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। रिपोर्टों के मुताबिक सरफराज को टीम से बाहर रखने का कारण उनकी चोट और टीम का संतुलन है। चयनकर्ता अजीत अगरकर ने पहले बताया था कि सरफराज फिटनेस हासिल करने के बाद ही टीम में वापसी करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.